नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि इसके द्वारा किसी को सीख मिल जाए और बुजुर्ग माता पिता को आदर एवं सम्मान मिले। तो ये वीडियो बनाना और आपका शेयर करना सार्थक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। विमला भूख से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह से मंजू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। उसने विमला को पराठे नहीं दिए थे, इसलिए विमला दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मंजू ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही विमला मंजू के पास गई और बोली, बहू, मुझे जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। विमला का कहना सुनकर मंजू मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के विमला का मन उदास हो गया। फिर विमला डरते हुए बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। मंजू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? मंजू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर विमला के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मंजू घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में 4 दिन से रखे थे और वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। विमला ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। ऐसा खाना किसी जानवर को भी नहीं दे सकते। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मंजू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर विमला का भी है और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह विमला अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा राजेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। विमला बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राजेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर भी नहीं लेगा। विमला चौंक गई और बोली, पर वह रूम तो बहुत छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना।
वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? विमला कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, छत पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में भी सब सुख सुविधा है। उस पर राजेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते। वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि मंजू के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। विमला सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजेश ने जो कहा उस पर विमला ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उस पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम शिवम था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मंजू और राजेश विमला के साथ कैसा सलूक करते हैं देखता था। यह सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे विमला शिवम को अपने बेटे जैसा मानने लगी। शिवम भी आते जाते विमला का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राजेश और मंजू को विमला से कुछ लेना देना नहीं था। मंजू बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। विमला तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु की तरह उस घर में रहती, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी विमला को बहुत रोना आता था। विमला शिवम को अपने मन की बातें बताने लगी। विमला के पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राजेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बात राजेश को अच्छी नहीं लगी। जब तक पति घर चला रहे थे राजेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो राजेश पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजेश ने उनकी दवाइयां बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। विमला बहुत घबरा गई और वह भागकर गई और राजेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। विमला रात भर पति के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था।
सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजेश रोने का नाटक करने लगा। मंजू तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में इस बात का दुख हो रहा हो कि उसके ससुर चले गए। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ विमला को, पर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। विमला के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके ओठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ नहीं बोल पाई। क्रियाकर्म कर दिया गया। विमला के दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती थी कि अगर राजेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मंजू और राजेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। विमला को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उसका मन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार शिवम उसके पास आया और विमला को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर विमला की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह विमला मंजू और राजेश के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। विमला की यह बात सुनकर मंजू बहुत खुश हो गई। राजेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में विमला ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राजेश तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और मंजू तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और विमला हंसकर बोली, यह बात सही है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजेश और मंजू दोनों ही चौंक गए। राजेश और मंजू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि विमला घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको विमला की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। विमला की बात सुनकर राजेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। विमला गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। राजेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोचकर तो देख, हमारा क्या होगा? विमला ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर।
और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर विमला अपने रूम में चली गई। राजेश और मंजू शांत विमला को जाते हुए देखते ही रह गए। विमला ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। शिवम की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।